हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 3 को, जो कि एनसीईआरटी हिस्ट्री का क्लास 6 का अध्याय 3 है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। और मेरे द्वारा चैप्टर 1 और 2 को भी कंप्लीट करा दिया गया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। देखिए, आप चीज़ें शुरू से देखेंगे। मान लीजिए कि आपने चैप्टर 1 देखा, चैप्टर 2 देखा और आज चैप्टर 3 देखेंगे, तो आपको चीज़ें जो है वो जल्दी समझ में आएंगी और ज़्यादा समय तक समझ में आएंगी। तो देखिए, मेरे द्वारा प्रयास किया जाएगा कि आपको कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी दी जाए। और इसी के साथ वीडियो की जो लंबाई है, यानी कि वीडियो का जो ड्यूरेशन है, वो 20 मिनट से ज़्यादा ना हो, जिससे कि अगर 20 मिनट से ज़्यादा रहेगा तो फिर आपको देखने में बोरियत लगेगी। तो वीडियो जो है 20 मिनट तक रहे, 20 मिनट से ज़्यादा ना हो। तो देखिए, आज का जो अध्याय है यानी चैप्टर है, उसका नाम है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो आरंभिक मानव थे वे जंगल में घूमते थे अपने भोजन के तलाश के लिए और पानी के लिए, और जो भी जंगल में उन्हें इम्पॉर्टेंट चीज़ें लगती थी उन्हें वे खाने के लिए संग्रह कर लिया करते थे। तो देखिए, जो मानव थे उनका संग्रह से उत्पादन तक का सफ़र कैसे पहुंचा, आज के इस चैप्टर में हम इसी चीज़ को समझने वाले हैं। देखिए, चीज़ें एकाएक नहीं होती हैं, धीरे धीरे ये चीज़ें होती हैं। तो पहले वे संग्रह किया करते थे, उसके बाद वे उत्पादन करने लगे। तो आज का चैप्टर इसी चीज़ पे आधारित है। तो आप हेडिंग देख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के मौसम। आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। आज देखिए, हम जो भी चीज़ें खाते हैं, या तो वे जंगलों या तो वे फसलों से मिलती हैं, या फिर पाले गए जो भी पशु होते हैं, गाय भेड़ बकरी, उनसे हमें प्राप्त होती है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। आप सभी इस बात को जानते होंगे कि कोई फसल जो है, कोई भी फसल, वो उसके लिए जैसे कि मान लीजिए अगर धान की खेती करना है तो उसके लिए आपको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो भिन्न भिन्न फसलों के लिए जो है वो भिन्न भिन्न जलवायु की, यानी अलग अलग जलवायु की आवश्यकता होती है। खेती और पशुपालन की शुरुआत। देखिए, आरंभिक जो मानव थे वे खेती और पशुपालन की शुरुआत उनकी कैसे हुई। तो देखिए, मानव ने सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया था वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे एग्जाम में सीधे तौर पे क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव का पालतू जानवर पहला कौन सा था, तो जंगली कुत्ते का पूर्वज था, ठीक है, यानी कुत्ता था। तो इसके बाद लोग भेड़ बकरी गाय और सूअर को पालतू बनाने लगे, यानी कि जब उन्होंने कुत्ते को पालना शुरू किया, इसके बाद जो लोग थे, आरंभिक मानव थे, वे भेड़ बकरी गाय और सूअर को भी पालतू बनाने लगे। वे लोग जिन वनस्पति और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे बदलते रहते थे। जो आरंभिक मानव थे, जो भी वो भोजन के लिए रूप में इस्तेमाल करते थे, ऐसा नहीं है कि हमेशा वो वही चीज़ रहता था, वो बदलता रहता था। इस प्रकार लोगों का ध्यान खाने योग्य वनस्पति पर गया। वे कहाँ मिल सकती है, बीज कैसे अपने डंठल से टूटकर गिरते हैं, गिरे हुए बीजों का अंकुरण और उनमें पौधों का निकलना आदि। इस तरह से धीरे धीरे कृषक बन गए। देखिए, ऐसा नहीं है कि चीज़ें जो है, जो आरंभिक मानव थे वो एकाएक कृषक बन गए। चीज़ें समझने में उन्हें समय लगा होगा, उन्होंने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, तब चीज़ें समझ में आई होंगी। तो फिर ऐसे करके धीरे धीरे जो मानव थे वो कृषक बन गए। बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाए और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया कहते हैं। देखिए, जब लोग थे वे पहले पौधे उगाने लगे, फिर जानवरों को पालने लगे और इसके लिए उनको एक स्थान पे वे लोग रहने लगे। तो इसी को हम बसने की प्रक्रिया का नाम देते हैं। बसने की प्रक्रिया 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। जो बसने की प्रक्रिया थी, ये कब शुरू हुई थी, तो ये 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वे इसी बसने की प्रक्रिया है। आज हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं तो ये बसने की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही हमें मिलता है, क्योंकि अगर आरंभिक मानव नहीं बसे होते तो हमें आज जो हम भोजन करते हैं वो नहीं देखने को मिलता। सबसे प्राचीन फसल कौन सा है, तो गेहूँ और जौ। ये आपको ध्यान रखना है कि गेहूँ और जौ सबसे प्राचीन फसल है। एक नवीन जीवन शैली। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी, क्योंकि बहुत इलाकों में मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए गए। देखिए, कुछ बर्तन मिले हैं जिनसे ये अनुमान लगाया जाता है कि जो आरंभिक मानव थे वे भंडारण के लिए और भोजन के लिए जो बीज थे, यानी उन्होंने जो फसल करना प्रारंभ किया उसे बचाकर वे रखते थे, क्योंकि हमें
जो है कुछ इलाकों में मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन मिले हैं। अनाज का उपयोग मिट्टी के रूप में, अनाज का रूप बीज के रूप में, बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के रूप में। देखिए अनाज का जो उपयोग है वो किस किस जगह पर किया जाता था, तो बीज के रूप में किया जाता था, खाद्य यानी खाने के लिए किया जाता था, उपहार देने के लिए किया जाता था और भंडारण के लिए भी किया जाता था। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडारण, ये आपकी अगली हेडिंग है। जानवर बच्चे देते थे जिससे उनकी संख्या बढ़ती है, और अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। इस प्रकार पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। तो आप सभी को पता है कि दूध हमारे शरीर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, उसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। तो जब मानव ने जानवरों को पालना शुरू किया तो जानवरों की देखभाल करने लगे, और इसके साथ ही जब वो बच्चे देने लगे तो उनसे हमें दूध मिलता है जो कि भोजन का एक अच्छा स्रोत है। और इस प्रकार से जो पालतू जानवर हैं वो भोजन के भंडारण का एक अच्छा तरीका भी है। ठीक है। आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में। कृषकों और पशुपालकों के होने का साक्ष्य पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए। अगर आपसे पूछा जाए कि कृषकों और पशुपालकों का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कश्मीर में, और इसी के साथ दक्षिण भारत में जो है कृषकों और पशुपालन का जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, अनाज और हड्डियाँ, पुरास्थल यानी जहाँ से ये चीज़ें मिली हैं। गेहूँ, जौ, भेड़ बकरी और मवेशी का जो साक्ष्य है, यानी हमें ये चीज़ें कहाँ से मिली है, तो मेहरगढ़ से मिली है। मेहरगढ़ आपका आधुनिक पाकिस्तान में पड़ता है। चावल, जानवरों की खेती के जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, यहाँ पर देखिए चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े कहाँ से मिला है, कोल्डिहवा से मिला है, जो कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कोल्डिहवा कहाँ है, तो कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में है। चावल मवेशी महगढ़ा से मिला है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। गेहूं और दलहन कहाँ से मिला है, गुफ्रकाल से मिला है, जो कि कश्मीर में है। भेड़ और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी कहाँ से मिला है, बुरझोम से मिला है, ये भी आपका कश्मीर में है। गेहूं, हरे चने और जौ, भैंस, बैल, ये चिरांद से मिला है, चिरांद बिहार में है। और ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर, ये आपके हल्लूर, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से प्राप्त हुआ है। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, भेड़, सुअर, ये आपके पय्यमपल्ली से मिला है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि गेहूँ और दलहन कहाँ से मिला है, तो आपको चीज़ों को है जो ध्यान में रखना है। अब अस्थायी जीवन की ओर देखिए, जब मानव ने कृषि करना शुरू कर दिया, जब उन्होंने जानवरों को पालना शुरू कर दिया, तो उनका धीरे धीरे जो है वो अस्थायी जीवन की ओर वो अग्रसर हो गए। कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। देखिए कुछ पूरा स्थल पर हमें झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसा कि बुरझोम में लोग गड्ढों के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तावास कहा जाता था। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि गर्तावास किसे कहा जाता है, तो गड्ढों के नीचे जो घर बनाए जाते हैं, यानी अंडरग्राउंड जो घर बनते हैं, उन्हें गर्तावास कहा जाता है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि चीज़ें जो हम आज देखते हैं अंडरग्राउंड वो आज ही है, वो प्राचीन समय में भी जो है वो घर ऐसे इस प्रकार से बनाए जाते थे। उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, झोपड़ियों के अंदर और बाहर आग जलाने की जगह मिली। देखिए उसमें से उतरने के लिए जो गर्तावास बनाए जाते थे, उनसे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थी, और झोपड़ियों के अंदर और बाहर आग जलाने की जगह मिलती है, जिसे यह अनुमान लगाया जाता है कि मौसम के अनुसार वे अंदर बाहर खाना पकाते थे। यानी कि बाहर भी जलाने की जगह मिली है और अंदर भी मिली है, जिससे कि ये अनुमान लगाया जाता है कि जो आरंभिक मानव थे, यानी जो पहले के मानव थे, वे मौसम के हिसाब से अपना खाना बनाते थे। आप सभी को पता है कि अगर बारिश होगी तो बाहर खाना बनाना पॉसिबल नहीं है, तब अंदर बनाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से उन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी थी, जिनका हमें साक्ष्य मिलता है, तो हम उससे अनुमान लगाते हैं। देखिए गर्तावास किसे कहते हैं, गड्ढे के नीचे बना घर जो है आपका गर्तावास कहलाता है। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त चीज़ों को पीसने के लिए होता था।
जो कि नवपाषाण काल में मिला है। अगर आपसे पूछा जाए कि ओखरी और मूसल का जो प्रयोग है वो किस काल में देखने को मिलता है, तो नवपाषाण काल में दिखता है। और अगर ये भी पूछा जाए कि ओखरी और मूसल का जो प्रयोग है वो दिखता है कि नहीं दिखता है, तो ये दिखता है। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। देखिए, जब आप यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम के जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको किसी भी चीज़ का जो है गहराई से नॉलेज होना चाहिए, तभी जो है आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए चीज़ों को जो है गहराई से पढ़ने की ज़रूरत होती है। कपास के पौधे उगाए जाते थे, लोग कपड़े भी बुनते थे। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि कपास के पौधे उगाए जाते थे कि नहीं, तो उगाए जाते थे, और लोग जो है उस समय के लोग कपड़े भी बुनते थे। अन्य रीति रिवाज जनजाति प्रायः कृषक और पशुपालक समूहों में रहते थे, जिन्हें जनजाति कहा जाता था। देखिए, कृषक और पशुपालक जो है वो समूहों में रहते थे, जिन्हें जनजाति कहते हैं। जनजाति लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे। जनजाति लोग अन्य समाजों से भिन्न होते हैं। इनमें गरीबी और अमीरी में कोई खास अंतर नहीं होता। आप सभी को पता है कि जो जनजाति लोग होते हैं वो बस छोटी छोटी बस्तियों में रहती हैं, और इस हिसाब से उनमें गरीबी और अमीरी में कोई ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आता। अब देखिए मेहरगढ़। देखिए, मेहरगढ़ जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पुरास्थल, जो कि पाकिस्तान में है। यह बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा स्थान है। अगर आपसे पूछा जाए मेहरगढ़ किस दर्रे के पास है, तो बोलन दर्रे के पास है। मेहरगढ़ में सर्वप्रथम जौ और गेहूँ, भेड़ बकरी का पालन हुआ था। देखिए, मेहरगढ़ में ही सर्वप्रथम जो है जौ, गेहूँ और भेड़ बकरी का पालन हुआ था। तो इसको आपको याद रखना है। मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष कहाँ मिले हैं और 4 ऑप्शन दे दिया जाए, तो मेहरगढ़ आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ भंडारण के काम आते थे। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि जो लोग थे वो अनाजों को संग्रहण अनाजों के लिए अनाज के लिए भंडारण रखते थे, जो कि अनाज उनको कई चीज़ों में काम आते थे। उपहार देने में, भंडारण करने में, बीज के लिए और अन्य चीज़ों में जो है वो अनाज का भंडारण करते थे। एक कब्र में मृतकों के साथ बकरी को भी दफनाया गया है, यानी डेड बॉडी के साथ बकरी के दफनाने का साक्ष्य भी जो है वो मेहरगढ़ से ही आपका मिला है। दा ओजली हेडिंग, ठीक है। यह पुरास्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुरास्थल है, दाओजली हेडिंग, ठीक है। यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। देखिए, खरल और मूसल जैसे पत्थर के उपकरण कहाँ मिले हैं, तो दाओजली में मिले हैं। यहाँ जेडाइट पत्थर भी मिले हैं, जो संभवतः चीन से आया होगा। जो जेडाइट पत्थर है वो कहाँ से मिला है, तो दाओजली से मिला है, जो कि अनुमान लगाया जाता है कि ये जो आपका पत्थर है वो चीन से आया होगा। चताल युग, यह तुर्की में है। यह नवपाषाण युग में सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। उस समय पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था, तो लोग यहाँ सामान खुद या जानवरों से लाद कर लाते थे। देखिए, चताल कहाँ पे है आपका, चताल युग जो है वो तुर्की में है। महत्वपूर्ण तिथियाँ देख लेते हैं। बसने की प्रक्रिया आपकी कब प्रारंभ हुई थी, तो 12,000 साल पहले जो है वो बसने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले माना जाता है। तो देखिए, आपका जो तीसरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप जो है इसको रिवीजन कर सकते हैं, और आप इसका खुद से जो है वो नोट्स भी बना सकते हैं। ये देखिए, नोट्स मैंने खुद के पढ़ने के लिए बनाया है, जो आप सभी के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो एनसीईआरटी की बुक है उसे हम बार बार रिवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें होती है जिसको हम बार बार पढ़ना उसको पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए जो है एनसीईआरटी की जो आप नोट्स बनाते हैं वो काफ़ी आपके लिए ज़रूरी होता है। जब भी आपका एग्ज़ाम पास आने वाला होता है या एग्ज़ाम आने वाला होता है, तो आप उसको बार बार रिवाइज कर सके, इसलिए जो है वो नोट्स बनाई जाती है। तो देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। अगर आप कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कोई सुझाव भी दे सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।